एक सच्ची कहानी। ये कहानी शुरू होती है 1823 से, जहाँ पर ये दिखाते हैं कि बहुत घने जंगल में 45 लोग हैं और ये सारे के सारे जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को बेचकर उसका व्यापार करते हैं। इसी समय में एक आदमी होता है ह्यूग्लास और उसका बेटा होता है हॉग। ये सारे के सारे जब जंगल में होते हैं तो उनके ऊपर एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है और उनके बहुत सारे लोगों को मार देता है। और ये आदिवासी कबीला इसलिए हमला करता है कि उनका जो सरदार होता है उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये उन्हीं का काम है। अब उनके बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है और ये मात्र 10 बच्चे हैं और ये 10 के 10 जो वहाँ पर उनकी नाव होती है उस पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये पूरा इलाका उन्हीं आदिवासियों का है और नदी में चलती उनकी नाव को कहीं ना कहीं से वो सब देख रही है और वो कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी जो उनका हेड होता है वो ग्लास से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ग्लास बोलता है कि हमें इस नाव को छोड़कर जमीन के रास्ते चलना चाहिए, लेकिन ग्लास की इस बात से उन्हीं के ग्रुप का एक आदमी इत्तेफाक नहीं रखता। वो बोलता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे और जमीन का रास्ता बहुत लंबा है, हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि इस इलाके को, इस टेरिटरी को ग्लास बहुत अच्छे तरीके से जानता है और अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमें घर सुरक्षित पहुँचाए। वो ये तय करते हैं कि अब हम घर जमीन के रास्ते जाएंगे और वो सारे अपनी नाव से नीचे उतर जाते हैं। नाव को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को वो नाव पानी में बहुत आगे मिले और तब तक वो उनकी नजरों से काफी दूर चले जाएं। उतरने के बाद ये अपनी सारी की सारी खाने पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि भविष्य में कभी जब ये दोबारा इस जगह पर आए तो उनकी खाने उन्हें मिल जाए। और अब ये सारे के सारे जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ की एक और बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ की ठंड बहुत खतरनाक है। ठंड का मौसम आने वाला है, उनका रास्ता कई हफ्तों का है और उन्हें इस ठंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास अब और कोई चारा नहीं, इसीलिए सब इस ठंड का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और अब ये सारे के सारे इस घने जंगल के रास्ते से चलना शुरू करते हैं। रात होती है और ये सब जंगल में सो जाते हैं। अगली सुबह ये दिखाते हैं कि इनकी जो नाव छोड़ने का फैसला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आदिवासी उनकी नाव तक पहुंच जाते हैं और आदिवासी देखते हैं कि नाव में कोई भी नहीं है। वो समझ जाते हैं कि ये पैदल जंगल के रास्ते घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हीं आदिवासियों में से एक आदिवासी बोलता है कि उनके पैरों के निशान हमें उत्तर की तरफ जाते हुए मिले हैं और ये सारे आदिवासी फैसला करते हैं कि ये सब उनके पीछे उत्तर की तरफ जाएंगे। अभी आदिवासी उनके पीछे हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं और ये लगातार उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात को ये एक जगह अपना डेरा जमा लेते हैं। सुबह सबसे पहले ग्लास उठ जाता है। वो अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में टहलने के लिए जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है और ग्लास एकदम सतर्क हो जाता है। उसे सामने भालू के कुछ बच्चे नजर आते हैं। इससे पहले कि ग्लास वहाँ से निकल पाता, भालू उस पे हमला कर देता है। ग्लास की बंदूक गिर जाती है और भालू उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ग्लास बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। भालू उससे थोड़ा सा दूर जाता है और ग्लास बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक उठा लेता है। लेकिन भालू एक बार फिर ग्लास पर हमला करता है। इस बार हमला करने से पहले ग्लास भालू को गोली से मार देता है, लेकिन ये एक भालू है, बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए उसे इस गोली का ज्यादा असर नहीं होता और अब वो ग्लास को लगभग अधमरा कर देता है। एक बार फिर वो उससे दूर चला जाता है। ग्लास के पास वो चाकू होता है। वो बड़ी मुश्किल से उस चाकू को निकालता है। हालांकि भालू भी अब थोड़ा सा लड़खड़ा चुका है, लेकिन एक बार फिर तीसरी बार वो ग्लास पर हमला करता है और जब भालू ग्लास को मार रहा होता है तो ग्लास भी लगातार उसको चाकू मारता है। वो दोनों एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं और वो भालू ग्लास के ऊपर आ गिर जाता है। लेकिन भालू मर चुका है और ग्लास भी लगभग मर ही चुका होता है, क्योंकि भालू ने उसका गला पूरी तरह से फाड़ दिया है और उसे बहुत गहरे घाव दिए हैं। वो दर्द से कराह रहा होता है। तभी ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि उसके ऊपर भालू गिरा हुआ है। बड़ी मुश्किल से भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते
जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी ग्लॉस के घाव को सीना शुरू करता है। उसका गला पूरी तरह से फट चुका है, बहुत गहरे घाव हैं और उसका पैर टूट चुका है, यानी कि वो चल भी नहीं सकता। और उन लोगों का ये मानना है कि ये 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जो आदिवासी उन लोगों को बाना चाहते थे, उनके पास उनकी बहुत सारी खालें होती हैं। वो उन खालों के बदले कुछ लोगों से बंदूकें और घोड़े ले लेते हैं। इससे पहले वो आदिवासी उन पर तीर और कमान से हमला करते थे, लेकिन अब उनके पास घोड़े और बंदूकें हैं, तो उनकी जान को और ज्यादा खतरा है। यहाँ ये 9 लोग ग्लॉस के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं। वो ग्लॉस को उसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे पूरा चढ़ाई का रास्ता है और ग्लॉस को लेकर इस चढ़ाई पे चढ़ना लगभग नामुमकिन है। तभी उनका जो कैप्टन है वो अपने एक आदमी को बोलता है, ग्लॉस के मुंह पे कपड़ा रखो। दरअसल वो ग्लॉस को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ग्लॉस अब नहीं बच सकता। वो तड़प रहा होता है और उसको यहाँ से बाहर ले जाना लगभग नामुमकिन है। तभी ग्लॉस का बेटा बोलता है कि ऐसा मत करो, और कैप्टन को उस पे दया आ जाती है, क्योंकि ग्लॉस की वजह से ही ये सब बचे हैं। वो अपने आदमियों को बोलता है कि जो भी यहाँ पर ग्लॉस के साथ रुकेगा उसे रॉकी माउंटेन फर कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे, क्योंकि ग्लॉस ने ही उन सब की मदद की होती है और वो चाहते हैं कि ग्लॉस को नेचुरल डेथ मिले, और जब ग्लॉस मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार करके ये लोग भी वापस आ जाएं। अब ग्लॉस का बेटा बोलता है कि मैं रुकूंगा। वहाँ पर एक लड़का और होता है, कहता है मैं भी रुकूंगा, चाहे $70 मिले ना मिले। अब उन्हीं में एक आदमी होता है जिसका नाम फिट्स होता है। वो कैप्टन को बोलता है कि $70 बहुत कम है, और कैप्टन कहता है ठीक है $100। तभी जो ग्लॉस का बेटा और दूसरा लड़का होता है, वो शख्स कहता है कि तुम हमारे डॉलर भी रख सकते हो, और तभी जो लड़का फिट्स होता है वो कहता है $300 काफी है, इससे मैं अपना घर खरीद सकता हूँ, और वो भी उनके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये 3 और ग्लॉस यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी के सारे आगे निकल जाते हैं। ग्लॉस की हालत बहुत खराब है। फिट्स को लगता है कि ये 1-2 दिन में मर जाएगा, लेकिन ग्लॉस जिंदा रहता है। एक शाम को जब ग्लॉस अकेला होता है तो फिट्स उसके पास आता है और कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हम सब की जान चली जाएगी, और तुम अपनी जान देकर अपने बेटे की और हम सब की जान बचा सकते हो, क्योंकि आदिवासी अगर यहाँ पर आ गए तो वो हम सबको मार देंगे। और अब मैं तुम्हारी नाक और मुंह बंद करने वाला हूँ। अपनी आंखें झपकाओ और मुझे ये करने की अनुमति दो। लेकिन ग्लॉस अपनी आंखें नहीं झपकाता। फिट्स बोलता है कि तुम्हें आंखें झपकने की कोई जरूरत नहीं, और उसके बाद वो उसकी नाक और मुंह बंद करना शुरू कर देता है। और ग्लॉस अब मर रहा है, तड़प रहा है, और तभी ग्लॉस का बेटा पीछे से आकर बंदूक के पिछले हिस्से से फिट्स को बहुत जोर से मारता है। फिट्स बहुत दूर जाकर गिरता है। फिट्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसका बेटा उसकी तरफ बंदूक तान देता है। लेकिन फिट्स उससे बंदूक छीन लेता है। उसके पास एक चाकू था जिससे वो उसके बेटे को मार देता है। ग्लॉस का गला पूरी तरह से जख्मी है, इसीलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। उसका पैर टूटा हुआ है और वो पूरी तरह से उधमुआ है, इसीलिए वो अपने बेटे की मदद भी नहीं कर पाता। वो सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है। फिट्स उसके बेटे को उठाकर ढलान के पीछे छुपा देता है, ताकि जब वो तीसरा लड़का वहाँ पर आए तो उसे न देख पाए। जब वो लड़का वहाँ पर आता है तो ग्लॉस उसको नहीं बता पाता कि इसने मेरे बेटे को मारा है, क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। जब रात होती है और फिर फिट्स और ब्रेजिल सो जाते हैं और सुबह होती है, तो फिट्स ब्रेजिल के कान में कहता है कि यहाँ से थोड़ी सी दूर पर लगभग 20 आदिवासी हैं और वो इसी तरफ आ रही हैं। इस बात से ब्रेजिल डर जाता है। वो बोलता है कि हॉक कहाँ है? फिट्स कहता है कि अगर वो जिंदा होगा तो ढूंढ लेगा। वो लड़का कहता है कि ग्लॉस जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि ग्लॉस के मरने के बाद इसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। ये सुनने के बाद फिट्स ग्लॉस को बहुत बुरे तरीके से खींचता है। उसके पूरे जिस्म में घाव है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, और वो सामने गड्ढा जो उसने किया होता है उस गड्ढे में ग्लॉस को डालकर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। वो लड़का कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? फिट्स कहता है कि आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा, और जैसा कि हमने वादा किया था कि इसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैं इसके ऊपर मट्टी डाल रहा हूँ। वो उसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी डालता है और वहाँ से चला जाता है और उस लड़के को बोलता है कि तुम भी जल्दी आ जाओ। हालांकि वो लड़का नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको जान का भी खतरा है और वो ग्लास के ऊपर अपनी बोतल रखकर वहाँ से निकल जाता है। उसे नहीं पता होता कि फिट्स झूठ बोल रहा है। आसपास कोई आदिवासी नहीं होते और अब यहाँ पर ग्लास अकेला है। वो तड़प रहा है और मरने वाला है। ग्लास बहुत देर तक उसी जगह
पर जहाँ वो उसे दफना कर चले गए अधमरी हालत में लेटा रहता है। और फिर वो पूरी हिम्मत जुटाता है और रगड़ता हुआ उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसके बेटे की लाश है। वो अपने बेटे की लाश पर सर रखकर कई घंटों तक लेटा रहता है। फिर उसे भूख लगती है और वो रगड़ता हुआ एक जगह पर जाता है जहाँ पर मछली का एक कंकाल पड़ा होता है। उससे एक हड्डी तोड़ता है और उसमें कुछ सूखा हुआ मांस होता है। वो उसे खाता है और फिर रगड़ता हुआ घिसटता हुआ एक पहाड़ी के चोर तक जाता है और वो देखता है कि नीचे एक नदी है। बड़ी मुश्किल से वो इसी तरह से रगड़ता हुआ उस नदी के किनारे तक पहुंच जाता है। जब वो पानी पीता है तो उसकी गर्दन से पानी निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो कटी होती है। अब ग्लास के पास कुछ बारूद होता है आग जलाने के लिए। वो थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन पर वहाँ डालता है जहाँ गर्दन कटी होती है और वो आग जलाकर आग की चिंगारी से अपनी गर्दन में आग जलाता है, जिससे बारूद जलकर चिंगारी पैदा होती है। इस चिंगारी से उसकी गर्दन जल जाती है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जलने से जो उसका घाव फटा हुआ है वो चिपक जाए और जैसे ही उसमें आग लगती है उसे बहुत दर्द होता है। ग्लास बेहोश हो जाता है। उसके बाद ग्लास कई दिनों तक उस नदी के किनारे रहता है। वो पानी पीकर घास खाकर अपने आप को जिंदा रखता है और एक दिन आदिवासी उसी नदी के किनारे आ जाते हैं और इससे पहले वो ग्लास को मार पाते ग्लास नदी में कूद जाता है और तैरता और बहता हुआ एक दूसरे किनारे से निकलता है। अब ग्लास उसी नदी के किनारे कुछ दिन तक रहता है। उसे काफी दिन हो चुके हैं तो उसके घाव भी भर चुके हैं और वो लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा चल भी सकता है। हालांकि नदी के किनारे होने के कारण उसके लिए पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन खाना अभी भी उसको पेट भर कर नहीं मिल पाता। कभी कभी वो एक आध मछली पकड़ लेता है जिससे वो सिर्फ अपने आप को जिंदा रख सकता है। अब एक रात को जब वो सो रहा है तभी उसको आग की कुछ लपेटें दिखती हैं और जब उस तरफ जाता है तो वहाँ एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया होता है। वो उसे खा रहा होता है। जैसे ही वो ग्लास को देखता है वो अपना तीर और कमान उसकी तरफ तान देता है। उसे मारने वाला ही होता है कि ग्लास कहता है मुझे खाना चाहिए। हालांकि वो बोल तो नहीं पाता लेकिन इशारे से उसे समझाता है कि मुझे खाना चाहिए और मेरी जो ये हालत है वो एक जंगली बालू ने की है और मेरे लोगों ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया। ये जो आदमी होता है उसके पूरे परिवार को, उसके गांव को भी लोगों ने जला दिया होता है, मार दिया होता है। वो उसे खाना देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रेवल कर सकते हो। उसके बाद वो दोनों आगे का सफर तय करते हैं। उस आदमी के पास एक घोड़ा भी होता है, इसीलिए उनका सफर आसान हो जाता है। वहीं फिट्स और वो लड़का जो ग्लास को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए होते हैं, जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो उस लड़के को फिट्स की बातों से ये पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई भी आदिवासी नहीं था और फिट्स ने ये झूठ बोला था ताकि वो अपनी जान बचा सके। इस बात को लड़का विरोध करता है लेकिन फिट्स उसको अपनी बातों में बहलाकर आगे ले जाता है और जब वो आगे जाते हैं तो वो एक गांव से होकर गुजरते हैं। उस गांव को किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। वहाँ के सारे लोगों को मार दिया होता है और वहाँ पर उन्हें 2 घोड़े भी मिल जाते हैं और उन घोड़ों पर सवार होकर वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें पहुँचना था। लेकिन फिट्स लड़के को उस जगह पर एंटर होने से पहले ये बोलता है कि उन्हें कभी भी सच मत बताना। अगर उन्हें सच पता लगा तो वो हमें सूली पे चढ़ा देंगे। अब फिट्स और वो लड़का कैप्टन के पास जाते हैं। दरअसल कैप्टन और उनकी टीम उनसे पहले यहाँ पहुँच चुकी होती है। जब कैप्टन के पास जाते हैं तो कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को $100 देता है, लेकिन वो लड़का पैसे लिए बिना वहाँ से चला जाता है। फिट्स बोलता है कि उस सफर में जो कुछ हुआ उससे ये लड़का सदमे में है, इसीलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है और वो उसके पैसे भी ले लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। दरअसल उस लड़के को कहीं न कहीं दिल में ये गिल्ट होता है कि उन्होंने वो काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ ग्लास बर्फ में उस आदमी के साथ सफर तय कर रहा होता है। तभी बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। ग्लास बीमार है, उसके घाव सड़ रहे हैं, इसी वजह से ग्लास बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो आदमी ग्लास के लिए लकड़ी का एक छोटा सा झोंपड़ा बनाता है और उसके सारे कपड़े उतार कर उसे झोंपड़ी के अंदर रख देता है। उसके चारों तरफ से ढककर सामने आग जला देता है ताकि उसको गर्मी मिल सके। ग्लास जब सुबह को उठता है तो चारों तरफ देखता है कि वो आदमी कहीं नहीं होता और जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है कि उस आदमी को फांसी लगाकर पैर से लटका दिया गया है। ये उन फ्रांसीसी लोगों का काम होता है। अब ग्लास उनके घोड़ों तक पहुंचता है। वहाँ एक फ्रांसीसी एक लड़की का रेप कर रहा होता है। ग्लास उस लड़की को उस आदमी से बचाता है और अपने घोड़े को लेकर कुछ लोगों को गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद ग्लास रात एक पेड़ के नीचे गुजारता है। फिर जब सुबह होती है तो वो देखता है कि आदिवासी
आदिवासी उस तक पहुंचने वाले हैं। वो एक दो आदिवासियों को गोली मारता है और घोड़े पर बैठकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन अब आदिवासी के पास भी घोड़े हैं, इसलिए वो घोड़े के साथ उसका पीछा करते हैं। सामने एक पहाड़ होता है और नीचे खाई, लेकिन ग्लॉस अब रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर अब वो रुकेगा तो वो उसे गोली मार देंगे। इसीलिए ग्लॉस उस घोड़े के साथ खाई में गिर जाता है और नीचे एक पेड़ से टकराता हुआ सीधा बर्फ में गिरता है। घोड़ा गिरने से मरा है, लेकिन ग्लॉस अभी भी जिंदा है। लेकिन भले वो उस पहाड़ से गिरकर नहीं मरा, लेकिन वो ठंड से नहीं बच सकता, क्योंकि अभी तक वो जिस भालू की खाल ओढ़कर ठंड में बचा था, वो खाल वहीं रह जाती है। और ठंड से बचने के लिए वो घोड़े के पेट को काटता है, उसके अंदर से सारा माल बाहर निकालता है और रात को वहीं सो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बाहर रहा तो ठंड से मर जाएगा। वो किसी तरह से पूरी रात उस घोड़े के पेट के अंदर गुजारता है। सुबह वो उठता है और अपना आगे का सफर तय करता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जहाँ पर ग्लॉस को पहुँचना है, जहाँ पर फिट्ज वो लड़का और बाकी सारे लोग पहुँच चुके हैं, वहाँ पर एक फ्रेंच सर्वाइवर आता है और वो उनसे आसरा मांगता है। यहाँ के लोग बदले में उससे कुछ पैसे मांगते हैं। उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते। वो उन्हें कुछ पैसे देता है और साथ में एक बॉटल देता है। ये बॉटल ब्राजील ग्लास को उस जगह छोड़ते हुए उसके ऊपर रखकर आ गया था और ब्राजील को ये लगता है कि ग्लास तो शायद मर चुका है, लेकिन उसका बेटा हॉक जरूर जिंदा है। उसे लगता है कि हॉक की बॉटल है। वो उस आदमी से पूछता है कि ये बॉटल तुम्हें कहाँ मिली? वो कहता है कि यहाँ से 30 मील दूर किसी आदमी की गिर गई थी, मैंने उठा ली। और अब ब्राजील और कुछ लोग वहाँ पर हॉक को यानी कि ग्लॉस के बेटे को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि ब्राजील को नहीं पता होता कि उसे फिट्ज ने मार दिया है। लेकिन फिट्ज समझ जाता है कि हो न हो ग्लॉस अभी भी जिंदा है। और अब कप्तान, ब्राजील और कुछ लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये बॉटल मिली थी। वो जब उस जगह पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें ग्लॉस मिलता है। ग्लॉस को देखकर कप्तान एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ब्राजील ने और फिट्ज ने ये बोला था कि ग्लॉस मर चुका है। ग्लॉस को देखते ही कप्तान बोलता है कि ब्राजील को अरेस्ट करो और वो गुस्से में कैंप में आता है और फिट्ज को ढूंढता है, लेकिन फिट्ज वहाँ पर नहीं मिलता। अब वो फिट्ज को चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। जब वो अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि फिट्ज उसकी तिजोरी से सारा पैसा लेकर भाग गया होता है। और अब कैप्टन ये तय करता है कि मैं फिट्ज को पकड़ने के लिए जाऊंगा, क्योंकि उसने ग्लॉस के बेटे का मर्डर किया, उसने पैसे चोरी किए। लेकिन ग्लॉस बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, और साथ में ग्लॉस ये भी बता देता है कि ब्राजील को मेरे बेटे के खून के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिट्ज ने उससे भी झूठ बोला था। और अब ग्लॉस और कैप्टन फिट्ज की तलाश में निकल पड़ते हैं। दरअसल वो उसके घोड़े के पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत आगे जाने के बाद उसके घोड़ों के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं। वहाँ से उन दोनों को अलग होना पड़ता है। जब कैप्टन उसे ढूंढ रहा होता है तो फिट्ज एक बड़े से पत्थर के पीछे से निकलता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। कैप्टन उससे कहता है कि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है, तुम वापस चलो, लेकिन वो नहीं मानता। वहाँ पर वो कैप्टन को गोली मारता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लॉस उसकी तरफ आता है। ग्लॉस देखता है कि वहाँ पर कैप्टन की लाश पड़ी है और आसपास कोई नहीं होता। उसके बाद ग्लॉस लकड़ी की एक बहुत बड़ी टहनी तोड़ता है, उसे कैप्टन की पीठ पर लगाता है और ताकि कैप्टन की पीठ सीधी हो जाए उसे घोड़े पर बिठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है, ताकि फिट्ज को ये लगे कि आगे ग्लॉस है और पीछे जो लाश की तरह लेटा हुआ है वो कैप्टन है। और होता भी ऐसा ही है। उन घोड़ों को देखकर फिट्ज को यही लगता है कि आगे जो है वो ग्लॉस है और पीछे जो लेटा हुआ है वो कैप्टन की लाश है, और आगे वाले आदमी पर गोली चला देता है। गोली कैप्टन को लगती है, लेकिन वो गिर जाता है। फिट्ज को लगता है कि ग्लॉस भी अब मर चुका है। वो धीरे धीरे लाश की तरफ आता है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है और लाश को पलटता है जिसे वो ग्लॉस समझ रहा होता है, तो वो देखता है कि वो कैप्टन होता है। तभी ग्लॉस पीछे वाले घोड़े से उठकर उस पे गोलियां चलाता है। एक गोली फिट्ज के कंधे पे लगती है, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और ग्लॉस उसका पीछा करता है। पीछे करते हुए एक नदी के किनारे पहुँच जाता है, जहाँ पर उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। वो दोनों जख्मी हो जाते हैं और तभी ये दिखाते हैं कि नदी के उस पार वही आदिवासी आ जाते हैं जो उन लोगों को मारना चाहते हैं। जब ग्लॉस फिट्ज को मारने वाला होता है कि तभी उसे उस आदमी की याद आती है जिसने उसे खाने को मांस दिया था और वो उसे घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले गया था। उसने एक बार उससे कहा था कि जान लेना खुदा के हाथों में है, इंसान के हाथों में नहीं। वो उसे नदी में छोड़ देता है। नदी में बहते हुए फिट्ज दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां वो आदिवासी उसे पकड़कर मार देते हैं। उसके बाद वो नदी पार करके ग्लॉस की तरफ आते हैं और उसे नहीं मारते, क्योंकि उन्हें उनकी बेटी
लड़की मिल गई होती है और ये वही लड़की है जिसका रेप होते हुए एक बार फ्रांसीसी से क्लॉस ने बचाया था, इसीलिए वो भी उसको छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। फिर आखिर में ये दिखाते हैं कि ग्लास पूरी तरह से जख्मी है और तभी उसे उसकी बीवी की रूह दिखाई देती है। ग्लास की आंखों में आंसू होते हैं और उसकी सांसें बहुत गहरी चल रही होती हैं और उसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।